आज हम कक्षा 7 के हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थीं। यहाँ पर लेखक नदियों के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि मैंने उन्हें दूर से देखा तो वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। जिस प्रकार संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला का अर्थ होता है सभ्य महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जिस प्रकार मैं अपनी मम्मी, दादी और मौसी और मामी की तो गोद में खेलता हूँ, उसी प्रकार मैं उन नदियों की धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा का अर्थ हो रहा है बच्चा यहाँ पे ऊपर चढ़ा, तो कुछ और रूप से मेरे सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर, समतल मतलब एक प्लेन इलाके में उतरकर कैसे विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। लेखक कह रहे हैं कि जो नदियां हैं, जो जब ये पहाड़ों से निकल रही हैं तो कैसे उछलती कूदती, हंसती खेलती, इनके भाव जो हैं, ये उल्लास जो है, ये कहाँ गायब हो जाता है जब ये समतल मैदान पर जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली को जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मेरे मन में इतना कौतूहल मतलब आश्चर्य नहीं होता। कौतूहल और विस्मय नहीं होता, मतलब आश्चर्य और हैरानी नहीं होती, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर हो रहा है। यहाँ लेखक नदियों की बात कर रहा है। नदियों को किससे तुलना की गई है? बेटियों से। कहाँ ये भागी जा रही हैं? लेखक कहता है, सोचता है, ये कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? महान पिता, विराट का मतलब यहाँ पर हिमालय से हो रहा है कि हिमालय के पास रहकर भी ये अतृप्त ही हैं, इनका हृदय तृप्त नहीं हुआ है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, जिस प्रकार बर्फ़ पड़ी रहती है पहाड़ियों पर, नंगी पहाड़ियों पर छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है जो हिमालय पेड़ है वो कैसा है? बर्फ़ से ढका हुआ है, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ हैं और बंधुर अधिकाएँ, बहुत सारे पेड़ हैं, सब सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन, इनका घर ऐसा है। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जिस प्रकार बच्चा एक छोटे से बड़ा होता है तो उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आती हैं, इसी प्रकार लेखक कहना चाहता है कि जब ही ये समतल स्थानों पर देवदार, चीड़, सनो, इनके पेड़ों से जंगलों से होकर गुजरती हैं और जब समतल मैदान में पहुँचती तो इन्हें अपने बचपन का मौका याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन ननखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बूढ़ा हिमालय, जो एक हिमालय है, वह भी अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर खुशाता होगा कि मेरी बेटियां कहाँ निकल गईं, खेलती कूदती कहाँ निकल गईं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और झेलम, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल का दूसरा नाम कुंभा भी है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी हैं जिनमें आकर सतलुज, रावी, ये सब नदियां आकर इन दो नदियों में मिलती हैं, जिनका नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र खुद नदी नहीं है, इनमें ये सारी नदियां आकर मिलती हैं तभी ये नदी बनती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर, जिस प्रकार हिमालय पर बर्फ़ है और वो पिघल कर एक एक बूंद के रूप में आती हैं और इन नदियों के रूप में इकट्ठा होकर इन महानदों किसे बोला जा रहा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही हैं।
नदियाँ कहाँ जा रही हैं? नदों में। और नद कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में। समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। लेखक कहता है कि जो समुद्र है वो कितना सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को अपना हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। छोटी छोटी नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जा रही हैं और वे दोनों नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो लेखक कहते हैं कि हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, जिन्होंने केवल मैदान में नदियों को देखा, उनका ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले आकर्षक ना हो। लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार जिन्होंने हम समतल मैदान पर जब इन्हें देखा है और वो क्या जान सके कि जब ये हिमालय की गोद में जब ऊपर हिमालय से उतरती हैं तो किस प्रकार ये अपने माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलने वाली बालिकाओं के रूप में दिखाई देती हैं। पहाड़ी आदमी को बेशक इनका रूप आकर्षक ना लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय का ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी मुझे कोई झिझक नहीं हो रही। यहाँ पर कितना सुंदर उन्होंने रिश्ता जोड़ा है कि उन्होंने हिमालय को ससुर कहा है और समुद्र को दामाद कहा। जिस प्रकार बेटियों के बड़े होने के बाद उसको उसके ससुराल भेज दिया जाता है, इसी प्रकार हिमालय की बेटियाँ समुद्र को उसके दामाद के रूप में दर्शा रहे हैं। कालिदास, एक नए लेखक की बात हो रही है। कालिदास के विरही यक्ष जो दिल की वेदना होती है, उसने भी अपने मेघदूत से कहा है, बादलों से कहा है कि वेतरवती एक नदी की बात हो रही है। बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, नदी से बताते जाना कि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद आया हो था, कि उसे भी नदियों का ये सचेतन रूप, चलता फिरता रूप पसंद आया था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर, यहाँ फिर नए लेखक की बात हो रही है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि नदियों को लोक माता क्यों कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों का रूप देख लें तो इसमें हर्जी क्या है। काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि अगर हम इन्हें माता बनने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो इसमें क्या परेशानी है, क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी यानी कि प्रेमिका की भावना देख लें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, बहन का स्थान भी कितने कवियों ने इन नदियों को कहा है। एक दिन मेरी भी एक ऐसी ही भावना हुई थी थोलिंग में। थोलिंग का अर्थ है बच्चों तिब्बत की बात है। लेखक कहता है, मेरा मन उचट था, तबीयत मेरी ढीली थी। सतलज नदी के किनारे में बैठा था और दोपहर का समय था। मैंने पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। उस चलते फिरते जल ने मेरे पैरों पर असर डाला और मेरा तन और मन दोनों ताज़ा हो गया और मैं एक कविता गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन महटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। लेखक कहता है कि हे बहन सतलुज, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वह अचरज है और मेरा जो मन है मुदित मन, जो मेरा मन परेशान था वो अब ठीक हो गया है, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी नज़र उतारता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम बेटी हो किसकी? हिमालय की। वो चिंतित है पर चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति की जो नट है, जो नटखट प्रकृति के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम अद्भुत की एक छाप है हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। इस पाठ में लेखक ने, जो इस कविता के लेखक हैं, इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन ने अपनी सतलुज नदी को एक बहन का रूप दिया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।